दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं शब्द शक्ति पार्ट 6। शब्द शक्ति को लेकर के लगातार हम वीडियो बना रहे हैं और उसके सभी आयामों को, सभी पार्ट्स को हमने वीडियो में बहुत अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि सभी वीडियो आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अभिधा और लक्षणा में अंतर को लेकर के ये वीडियो हम बना रहे हैं और शब्द शक्ति की ये पार्ट की ये लास्ट वीडियो है। पूर्व की वीडियो आप हिंदी की बिंदी चैनल पर प्ले लिस्ट में व्याकरण में जाकर के आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो हम वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। अभिधा और लक्षणा में अंतर इस प्रकार है। अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियाँ हैं, दोनों से शब्दों के अर्थ का बोध होता है, पर अभिधा से शब्द के मुख्यार्थ का बोध होता है, किंतु लक्षणा से मुख्यार्थ का बोध नहीं होता, बल्कि मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ का बोध होता है। यानी कि एक ऐसी शक्ति है अभिधा जो सीधे सीधे शब्द का अर्थ बताती है, एक अर्थ में भी अंदर कुछ अलग बात कहने की चेष्टा की गई हो, जिसकी ओर लक्ष्य किया गया हो, उसके अर्थ की बात करती है, उसके अर्थ को स्पष्ट करती है। तो दोनों में ये अंतर है। अभिधा का उदाहरण है बैल खड़ा है। इस वाक्य में बैल शब्द सुनते ही पशु विशेष का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। लक्षणा का उदाहरण है सुनील बैल है। अब सुनील को बैल कहने में मुख्यार्थ की बाधा है, क्योंकि कोई आदमी बैल नहीं हो सकता। बैल जैसा हो सकता है, बैल जैसे लक्षण हो सकते हैं, बैल जैसी बुद्धि हो सकती है, बैल जैसा उसका धर्म यानी कि कार्य हो सकता है। तो इस तरह से एक मनुष्य को जब बैल कहा जा रहा है तो यहाँ लक्ष्य कुछ अर्थ अलग है, दिख कुछ अलग रहा है, कह कुछ अलग रहा है। तो क्योंकि कोई आदमी बैल नहीं हो सकता, बैल में जड़ता, बुद्धिहीनता आदि धर्म होते हैं, सुनील में भी बुद्धिहीनता है, इसलिए सादृश्य संबंध से बैल का लक्ष्यार्थ किया गया है, बुद्धिहीन। तो किसी व्यक्ति को बुद्धिहीन कहने के बजाय उसको बुरा लगेगा, तो उसको इस तरह से कहा जाए कि वह व्यक्ति बैल है, बैल बुद्धि है, तो वह अर्थ भी स्पष्ट होगा और प्रभावित भी होगा। तो बुद्धिहीनता का बोध हुआ लक्षणा के द्वारा, इसलिए इस वाक्य में लक्षणा है। अभिधा शब्द शक्ति तत्काल अपने मुख्यार्थ का बोध करा देती है, यानी कि बहुत स्पष्ट रूप से जो कहा जा रहा है उसको सामने प्रकट कर देती है, पर लक्षणा शब्द शक्ति अपने लक्ष्यार्थ का बोध तत्काल नहीं करा पाती है। उसके लिए उस अर्थ की प्रतीति तक पहुंचने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। जो लक्ष्य अर्थ है उसमें कुछ बाधा है हल्की सी, उसे पार करना पड़ता है। तो लक्षणा के लिए 3 बातों का होना नितांत है, आवश्यक है। जैसे कि मुख्यार्थ में बाधा हो, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध, तथा रूढ़ि या प्रयोजन हो कोई ना कोई, तब हम लक्ष्यार्थ तक पहुंच पाते हैं। मुख्यार्थ की बाधा के और मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के संबंध और रूढ़ि या प्रयोजन के बाद में, इनका पता लगने के बाद में। तो इस त्रयी के अभाव में लक्षणा की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन अभिधा की जा सकती। अर्थात अगर ये त्रयी नहीं है तो न तो वहाँ पर लक्षणा है, और इस त्रयी को हम नहीं समझ पाए हैं, नहीं लक्षणा शब्द शक्ति के अर्थ को हम समझ पाएंगे। तो इसको जानना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। तो इसकी जो संरचना है, यानी कि मुख्यार्थ में बाधा हो रही है नहीं हो रही, ये समझना पड़ेगा पाठक को। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध क्या है ये समझना पड़ेगा, और उसके बाद रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर इसमें जो लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है वो है। ये अगर समझ जाएंगे, ये 3 चरण यदि समझ जाएगा पाठक,
तो वो समझ जाएगा कि इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, अभिधा है या व्यंजना है। तो लक्षणा को समझने के लिए ये चरण चाहिए। अभिधा शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति शब्द की सबसे साधारण शक्ति है। इस शब्द शक्ति का काव्य में कोई विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि वाच्य अभिधेय शब्द में कोई चमत्कार नहीं रहता। लक्षक लाक्षणिक शब्द में चमत्कार रहता है, इसलिए इसकी काव्य में अधिक उपयोगिता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यर्थ है। काव्य में इसकी अधिक उपयोगिता नहीं है, उपयोगिता तो है, उसका महत्व है, अधिक महत्व नहीं है। क्योंकि लक्षणा और व्यंजना का भी तभी महत्व है जब अभिधा है, मौजूद है। इसलिए इसकी काव्य में अधिक उपयोगिता नहीं है, लेकिन उपयोगिता है, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना तीनों में क्या अंतर है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना के बीच अंतर इस प्रकार है। अभिधा किसी शब्द के केवल उसी अर्थ को बतलाती है जो पहले से निश्चित और व्यवहार में प्रसिद्ध हो। यह अर्थ भाषा सीखते समय हमें बताया जाता है। शब्दकोश या व्याकरण से हम इस अर्थ को जानते हैं, किंतु लक्षणा और व्यंजना से हम शब्दों के जो अर्थ निकालते हैं वे पहले से जाने हुए नहीं होते हैं, उनमें कुछ नवीनीकरण होता है। उसको जानने के लिए थोड़ी अलग मेहनत करनी पड़ती है। लक्षणा से हम शब्दों से ऐसा अर्थ निकालते हैं जो शब्दों से सामान्यतः नहीं लिया जाता, पर यह अर्थ सदैव मुख्यार्थ से संबंधित ही होगा। व्यंजना के द्वारा हम शब्दों से ऐसा अर्थ भी निकालते हैं जो उनके मुख्यार्थ से संबंधित न हो, अर्थात दोनों के अर्थ में कहीं ना कहीं कुछ अलग तरह की बात कही गई हो। दूसरे शब्दों में एक बात के भीतर जो दूसरी बात छिपी रहती है उसे व्यंजना शक्ति के द्वारा निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ये विशिष्ट बात है। एक शब्द में ही दूसरे अर्थ की प्रतीति हो, उसमें छिपी हुई हो, लेकिन उसको पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अभिधा शब्द शक्ति की सबसे सामान्य शक्ति है। इसके द्वारा व्यक्त अर्थ में चमत्कार नहीं रहता है। दूसरी ओर लक्षणा और व्यंजना के अर्थ में विलक्षणता रहती है। इसलिए काव्य में जितना महत्व लक्षणा और व्यंजना का है उतना अभिधा का नहीं है। ठीक है, काव्य में नहीं है, लेकिन सामान्य बातचीत में अभिधा की बहुत आवश्यकता पड़ती है, सहजता में आवश्यकता पड़ती है। और काव्य में लक्षणा और व्यंजना की विशिष्टता को प्रकट करने के लिए उससे पहले या उसके बाद अभिधा की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजना का काव्य शास्त्र यानी कि साहित्य शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही व्याकरण, न्यायिक, मीमांसक, वेदांती आदि अभिधा के महत्व से संतुष्ट हो जाएं, पर काव्य शास्त्र तो रस प्रधान है। रसास्वादन के बिना हृदय की तृप्ति नहीं होती, और उस रसाभिव्यक्ति के लिए व्यंजना शक्ति की सत्ता नितांत आवश्यक है। यानी कि रस की अभिव्यक्ति के लिए, रस की प्राप्ति के लिए व्यंजना को प्रमुख स्थान दिया गया है। उसके बाद लक्षणा है और उसके बाद अभिधा है। तीनों का अपना महत्व है, लेकिन प्रभाव की बात है तो कोई शक्ति ज़्यादा प्रभाव प्रकट करती है, कोई कम, और कोई मध्यम का स्तर का। तो इस तरह से अभिधा और लक्षणा का व्यापार केवल शब्दों में होता है, किंतु व्यंजना का व्यापार शब्द और अर्थ दोनों में है। यह भी विशिष्ट बात है। हम साहित्य के विद्यार्थी के लिए शब्द और अर्थ दोनों की प्रतीति का आभास होना चाहिए। कई बार शब्द को हम जान लेते हैं, अर्थ को नहीं। कई बार अर्थ को जान लेते हैं, लेकिन उसके भावार्थ को नहीं जान पाते हैं। तो तीनों चीज़ों को जान पाएंगे, तभी हमें सही अर्थ की प्रतीति होगी और सही समझ पाएंगे चीज़ों को। वाचक और लक्षक तो केवल शब्द होते हैं, किंतु व्यंजक केवल शब्द ही नहीं, अपितु वक्ता, श्रोता, देश, काल, चेष्टा, प्रकरण आदि भी व्यंजक होते हैं। अर्थात इन सब में भी विशिष्टता होती है और इन सब का प्रभाव प्रकट होता है इन सब के द्वारा। तो विद्यार्थियों, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों में अंतर को लेकर के हमने ये वीडियो बनाई। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है इस वीडियो संबंधित या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की चेष्टा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।